नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल अन्वित शिक्षा में। आज हम आप और अन्वित शिक्षा तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 12th की कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपको आपके लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेंगे। यानी कि लास्ट मिनट रिवीजन यानी आपका एग्ज़ाम से तुरंत पहले का रिवीजन। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुक्ल जी का कौन सा एक मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है? तो इसमें से आपका जो निबंध है वो है मित्रता। मित्रता इनमें से शुक्ल जी का निबंध नहीं है, बाकी सभी शुक्ल जी के निबंध हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष है, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 1884। यानी कि 1884 जो है वो उनका जन्म वर्ष है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शुक्ल जी के पिताजी की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? आपको नहीं पर भी हमेशा विशेष फोकस करना है। आपको नहीं बताना है कि कौन सी विशेषता उनके इसमें से नहीं थी। तो ये है आपकी, उन्हें संगीत से विशेष लगाव था, नहीं था, वो संगीत पसंद नहीं करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? तो ये है आपकी मैला आंचल। बाकी तीनों रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। दोस्तों मैला आंचल जो है वो आपका ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आया था, अगर आपको याद हो। मैला आंचल रचना जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ये प्रश्न आपका प्री बोर्ड में भी आया था कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो उसका आंसर वहाँ पर मैला आंचल था। तो आप ज़रूर याद रखें, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी किस उपनाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे प्रेमघन उपनाम से। आपसे दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रेमघन किस लेखक का नाम था या किस लेखक का उपनाम था प्रेमघन? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है, आप इसे याद रखें, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रश्न किसी भी तरह से घूम के आए, आपको पता होना चाहिए कि प्रेमघन जो है वो बद्रीनारायण चौधरी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ की विधा है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बार बार यही कहती हूँ कि हर पाठ के लेखक, उनके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ हर पाठ की विधा आपको पता होनी चाहिए कि वो किस विधा में लिखा गया है। तो प्रेमघन की छाया स्मृति जो है वो आपका एक संस्मरणात्मक निबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव इनमें से कौन सा कारण था? क्यों था उनका झुकाव? तो इसमें क्योंकि उनके पिता हिंदी प्रेमी थे, क्योंकि उनके घर में भारतेंदु रचित नाटकों का वाचन होता था, उनके पिता ने बचपन में ही साहित्य से परिचय करवा दिया था, उपरोक्त सभी। तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लता प्रतान शब्द का अर्थ है, ये शब्द आपके पाठ में आया है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों लता का फैलाव। यानी कि जो बेल थी जिसके सहारे प्रेमघन जी खड़े हुए थे वो बहुत फैली हुई थी। लता प्रतान यानी लता का फैलाव, बेल का फैलाव। मुख्तार शब्द का अर्थ है, मुख्तार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार। आप ज़रूर याद रखें। तत्कालीन समाज में हिंदी का शुद्ध रूप कम ही प्रचलित था, उर्दू लोगों की आम भाषा थी। ये बिल्कुल सही बात है। उस समय पर हिंदी का शुद्ध रूप कम ही प्रचलित था, उर्दू में अक्सर लोग बात किया करते थे। जैसे कि मुख्तार शब्द उर्दू का शब्द है, जो भी क्वेश्चन ऊपर आया था जिसका अर्थ है अधिकार। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? तो ये तो आपने चैप्टर पढ़ा तो आप पढ़ ही चुके हैं कि शुरू से ही उनके पिताजी उनके लिए किताबें लाया करते थे, पढ़कर सुनाया करते थे, तो अपने पिताजी के कारण। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शुक्ल जी और उनके मित्र मंडली का उर्दू भाषी लोगों ने इनमें से क्या नाम रखा था? ये था निसंदेह मंडली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौधरी साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्यों शामिल नहीं था? कंजूसी। वो बिल्कुल कंजूस नहीं थे, अक्सर खर्चा किया करते थे त्योहारों पर।
आचार्य शुक्ल जी के पिताजी उन्हें कौन सा ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे? तो ये वो रामचंद्रिका भी सुनाते थे, रामचरितमानस भी, यानी कि 1 और 3 दोनों। चौधरी साहब रहते थे, कहाँ रहते थे वो? मिर्ज़ापुर में। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में इनमें से कौन कौन से मुख्य लेखक थे? काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़। तो ये सभी उसमें मुख्य थे। समवयस्क शब्द का अर्थ है, इसमें बच्चों समवयस्क शब्द का अर्थ होता है हम उम्र। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विलक्षण शब्द का अर्थ है, विलक्षण होता है आपका असाधारण। लेखक चौधरी साहब को पुरानी चीज़ समझा करते थे, बिल्कुल सही। उपाध्याय जी उर्दू को भाषा मानते थे और बराबर उर्दू में लिखते थे, ये आपका गलत है। वो उर्दू में नहीं लिखते थे, वो हिंदी में लिखा करते थे। प्रश्न, ढेले चुन लो में लेखक ने इनमें से किस मुद्दे को प्रस्तुत किया है? ढेले चुन लो, आपको पूरे पाठ का नहीं बताना है, सिर्फ ढेले चुन लो लघु निबंध का बताना है कि उन्होंने किस मुद्दे को इसमें प्रस्तुत किया है। इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा अंधविश्वास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तत्व है, इनमें से किन पे हम वैज्ञानिक खोजें कर सकते हैं? इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा जिज्ञासा, अन्वेषण या खोज। इस पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशकुन माना जाता है? ये आपने पढ़ा ही था, शमशान की मिट्टी। हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें? तो ये आपका बच्चों राइट आंसर है अनुच्छेद 51 के। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? ये आपका है 7 ढेले। ढेले चुन लो निबंध का प्रतिपाद निम्नलिखित में से नहीं है, क्या नहीं है? जब आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका यही सही आंसर है। प्राचीन मान्यताओं, विश्वासों और प्रथाओं पर आंख मूंद कर विश्वास करना। बिल्कुल ना करें आप आंख मूंद कर विश्वास किसी भी चीज़ पर। हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था? अगर गौशाला से लाई है तो जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। मशान शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है आपका शमशान। प्रश्न हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया है। मशान शब्द का क्या अर्थ है? तो मसान आपका होता है शमशान। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लड़की द्वारा चरागाह की मिट्टी उठाने पर अपशकुन माना जाता था? नहीं, चरागाह की मिट्टी अपशकुन नहीं मानी जाती थी। शमशान या मसान की मिट्टी अपशकुन मानी जाती थी। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर 7 ढेले लेकर जाता था। ये आपका सही है, बिल्कुल वो 7 ढेले लेकर जाता था। अगला प्रश्न, ये है आपका अगला प्रश्न। संवेदना की निम्न में से क्या विशेषता होती है? बताए गए संदेश को वैसे ही बोलना, संदेश को के भावों को उसी प्रकार व्यक्त करना, संदेश को समय पर पहुंचाना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हमारी संवेदना की विशेषता होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अंचल शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अंचल आपका होता है, अंचल कहते हैं बच्चों एक क्षेत्र को, एक पर्टिकुलर जगह को, एक क्षेत्र विशेष, ये आपका अंचल होता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको अपने पेपर के लिए जीवनी पूरी याद नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपने हर लेखक के बारे में, हर कवि के बारे में पता होना चाहिए कि किस लेखक की, किस कवि की क्या भाषा है, उनका कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, वो किस प्रकार का लिखते हैं। तो कुछ इस तरह के 2-4 प्रश्न आपको अपने लेखक के बारे में ज़रूर पता होने चाहिए। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था, कब हुआ था?
तो दोस्तों जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर है 4 मार्च 1921 को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बड़ी बहुरिया किसको संदेश भेजना चाहती थी? अपनी माँ को। रेणु जी ने किस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी? अब उनका जन्म 1921 में हुआ था, तो ऑब्वियसली इसके बाद में असहयोग आंदोलन ही हुआ था। इसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई होगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किस प्रकार के कथाकार माने जाते हैं? तो ये प्रश्न तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ही बताती थी जब भी ये चैप्टर पढ़ाती थी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी एक आंचलिक कथाकार हैं, यानी कि एक क्षेत्र विशेष पर आधारित कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। और साथ ही साथ आंचलिक कथाकार तो हैं ही, इसके साथ ही मैला आंचल इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी आप ज़रूर याद रखें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सम्मदिया का अर्थ है, अब बच्चों आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, डाकिया और संदेशवाहक। कई बच्चे इसे डाकिया भी लगाएंगे, लेकिन सम्मदिया का शाब्दिक अर्थ होता है संदेशवाहक, यानी संदेश ले जाने वाला। डाकिया नहीं होता, डाकिया अलग है, संदेशवाहक अलग है। डाकिया सिर्फ चिट्ठियाँ ले जाता है, लेकिन संदेशवाहक आपकी जो संदेश होता है, जो आप उसे बोलकर बताते हैं, उसको भी ले जाता है, उसे कहते हैं सम्मदिया। काबुली कायदा का अर्थ है, काबुली कायदा का क्या अर्थ है? इनमें से काबुल से आए व्यक्ति द्वारा बनाए कानून। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बड़ी बहुरिया समाज भेजने के बाद से ही अपनी गलती पर पछता रही थी। बिल्कुल सही है, उसे लग रहा था कि उसे नहीं भेजना चाहिए था। तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई? तो ये आपने पढ़ाई है, हुणों के आर्यव्रत पर आक्रमण से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस गीत की भाषा किस प्रकार की है? ये आप ज़रूर याद रखें, ये तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो आपको ये तो पता है कि ये खड़ी बोली है, लेकिन ऑप्शंस पढ़ें। सहज और सरल खड़ी बोली, तत्सम प्रधान खड़ी बोली, तद्भव प्रधान खड़ी बोली। तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सी खड़ी बोली को चुनें। तो इसमें जो आपकी है वो है तत्सम प्रधान खड़ी बोली, आप ज़रूर ध्यान रखें। देवसेना का गीत जो है इसकी भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। तरु छाया में कौन सा समास है? तरु छाया को अगर हम विग्रह करेंगे तो तरु की छाया यानी पेड़ की छाया, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जहाँ पे का की का इस तरह से विग्रह होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है मुख्य रूप से। प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ये गीत है, जैसे कि पाठ का नाम भी है देवसेना का गीत, तो ये गीत है। देवसेना का गीत किस कवि की रचना है? हमेशा ही मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी आप कहानी पढ़ें, कोई भी कविता पढ़ें, कोई भी गद्य खंड पढ़ें या काव्य खंड पढ़ें, पाठ की कविता के कवि का लेखक का नाम ज़रूर याद करें। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सही अलंकार का मिलान करें। श्रमित स्वप्न, स्वप्न क्या है? वो है श्रमित, यानी कि श्रम किए हुए, थके हुए। तो श्रम कौन करता है? मानव, मानव से जोड़ा गया इसलिए मानवीकरण अलंकार है। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? ये आपका विजया, विजया से। देवसेना के भाई का नाम क्या था? बंधु वर्मा। देवसेना को जीवन भर संघर्ष के बदले क्या मिला? वेदना और दुखन, उसे हमेशा दुख ही मिला। सही अलंकार का मिलान करें। जीवन रथ, यानी कि जीवन का रथ, जीवन को जो है वो एक रथ से कल्पना की गई है उसकी। तो जब इस तरह से कल्पना की जाती है बच्चों, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जहाँ रूप दिया जाता है किसी चीज़ को। जीवन को एक रथ का रूप दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। उनिंदी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका देशज शब्द है। सही पर्यायवाची शब्द का मिलान करो। संचित, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, जोड़ के रखना, संग्रह करके रखना, तो इकट्ठा और संग्रहित। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस गीत में किस भाव की प्रधानता है? तो आपने जैसा पढ़ाई है कि इसमें वेदना है, दुख है, परेशानी है देवसेना की, तो वेदना भाव है। नीरवता अनंत अंगड़ाई में कौन से दो अलंकार हैं? तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, अनंत अंगड़ाई में तो आपका अनुप्रास अलंकार है, और नीरवता यानी जो अकेलापन है वो अंगड़ाई लेता था। अंगड़ाई कौन लेता है? हम लेते हैं, मानव लेता है, मनुष्य लेता है। तो अकेलेपन को मनुष्य से तुलना की गई है, इसलिए मानव से तुलना की गई है, मानवीकरण अलंकार है।
और साथ में अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे 2 अलंकार हो गए, अनुप्रास और मानवीकरण। देवसेना का गीत कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त से ही लिया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना विष्णु खरे द्वारा रचित नहीं है? तो जब आप इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सरोज स्मृति विष्णु खरे की रचना नहीं है, क्योंकि सरोज स्मृति हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना है। विष्णु खरे की कविता इनमें से कौन से आधुनिक काल के अंतर्गत आती है? ये तो बच्चों तय है ही कि विष्णु खरे जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो उनमें से विष्णु खरे जी की जो कविता है वो साठोत्तरी कविता है। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा विष्णु खरे का काव्य संग्रह नहीं है? तो इसमें से काल और अवधि के दरमियान, खुद, अपने आप से और पिछला बाकी, ये तीनों विष्णु खरे जी की कविताएं हैं। इनमें बस इतनी ही है कहानी विष्णु खरे जी की कवि काव्य संग्रह नहीं है, बस इतनी ही है कहानी, इनका नहीं है। विष्णु खरे क्या नहीं है यानी इन्होंने क्या नहीं लिखा है? तो इन्होंने नाटक नहीं लिखे हैं, ये नाटककार नहीं है। कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, अनुवादक भी हैं, नाटककार नहीं है। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? क्योंकि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, बेईमानी से रोटी नहीं कमाता, उसकी दशा ही उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। उपरोक्त सभी, तो सारे ही आंसर इसमें सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। एक कम कौन से कालखंड की कविता है? तो ये आपको पता ही है, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश के हालात थे उस पर कवि ने ये लिखी थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कवि स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहता है? क्योंकि वह चाहकर भी इन लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा है। कवि स्वयं को लाचार कहता है क्योंकि वह चाहकर भी ईमानदार आदमी की सहायता के लिए बुराइयों का विरोध नहीं कर पाता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कविताओं में अत्याचार, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कवि स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज कहा क्योंकि कवि हमेशा सबको धोखा देता है। क्या उसने इसलिए स्वयं को लाचार और कामचोर कहा? नहीं, ये गलत है। उन्होंने स्वयं को लाचार और कामचोर इसलिए कहा क्योंकि वो चाहकर भी बुराइयों का विरोध नहीं कर पा रहे, ईमानदार आदमी का साथ नहीं दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न, व्यापी शब्द का अर्थ है? व्यापी होता है आपका फैली हुई। राइट, सही अलंकार को चुने आधे आधे। तो बच्चों, जहाँ पर भी एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सही अलंकार चुनो। क्या कर, जहाँ पर एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऊब शब्द का क्या अर्थ है? ऊब का मतलब होता है आपका उदासी या खिन्नता। तोड़ो तोड़ो कविता में कवि सृजन के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है, वो हमें नया सृजन करने के लिए कहता है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। परती को खेत में बदलना सृजन की अंतिम प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, सृजन हमेशा चलता रहता है, सृजन कभी ख़त्म नहीं होता। तोड़ो कविता मुक्त छंद में रचित कविता है। ये गलत है, मुक्त छंद में रचित नहीं है। गोड़ो 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 से कवि मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, वो हमें प्रेरित कर रहा है हमारी सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, सही अलंकार को चुनो बार बार। तो जब एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो आपका वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प शब्द या मुहावरे का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? सत्य के मार्ग पर अड़िग होकर चलने की शक्ति, क्योंकि युधिष्ठिर को हम सत्यवादी भी कहते हैं, धर्मराज भी कहते हैं। तो इन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग चुना, तो इसलिए सत्य के मार्ग पर अड़िग होने की, चलने की शक्ति को हम कहेंगे युधिष्ठिर जैसा संकल्प। सही अलंकार चुनो उसमें से उसी का। तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ऊ शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। स्फुरन शब्द मुहावरे का अर्थ है? स्फुरन का अर्थ होता है कपकपी, यानी कि धीरे धीरे कपकपा कर बोलना, उसे हम स्फुरन कहते हैं। सत्य कविता किस कालखंड की है? तो बच्चों, ये आपके आधुनिक काल की कविता है।
ठीक है। और कविता के लेखक भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। हमारी कविता के जो लेखक हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं, इसलिए कविता भी हमारी आधुनिक काल की है। कभी कभी सही अलंकार चुनना है, तो एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कभी कभी 2 बार लिखा गया है। युधिष्ठिर के लगातार पीछा पर विदुर अंत में छिप गए। कहाँ छिप गए थे वो? शमी के वृक्ष के पीछे। शमी का एक वृक्ष होता है। दृढ़ निश्चयी शब्द मुहावरे का अर्थ है। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय करने वाला। ओ, ये तो बड़ा अच्छा सर्कल हमने चुन लिया इस बार। इसमें आपका आ जाएगा दृढ़ निश्चय करने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कवि के अनुसार सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति यदि असत्य का विरोध नहीं करता तो वह मुँह छिपाए फिरता है। बिल्कुल सही है। सत्य की पहचान कभी भी आत्मा के द्वारा नहीं की जा सकती, ये गलत है। आत्मा सत्य की पहचान करती है, हमारा मन सत्य की पहचान करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस कविता का एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है वो ये है कि विदुर जो है वो किसके प्रतीक हैं कविता में। तो विदुर आपके सत्य के प्रतीक हैं, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कविता में सत्य का प्रतीक कौन है, तो वो आपके विदुर हैं। आपका अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय आपके हैं नई कविता के कवि। राइट, ये आपके नई कविता के कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सही अलंकार को चुनो कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। तो दहर दहर में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और द वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। तो सही उत्तर आपका हो गया अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सही अलंकार को चुनो बड़े बड़े पेराए पत्ते। फिर से ये आपका अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बड़े बड़े में अनुप्रास है और ब में ब और प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास है, और बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सही अलंकार को चुने। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो ये दोस्तों, ये आपका है उपमा और अनुप्रास अलंकार। एक बात का आप ज़रूर हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर भी आपकी सी, सा, जो जैसे इस तरह के शब्द हों वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपका उपमा अलंकार को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक थी। ज़रूरी नहीं कि हर जगह काम करे, लेकिन अक्सर ये सही होता है। तरुवर शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? छायादार वृक्ष। नंदन वन का अर्थ है आनंददायी वन। कवि को कविताएं पढ़ते रहने से किस बात का पता नहीं था? ये भी उन्हें कविताओं से पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल। ये भी पता था कि विदेश के नंदन वन होवेंगे यशस्वी। ये भी पता था कि मधुमस्त पिक भोर आदि अपना कृतित्व दिखाएंगे। बस ये उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ा कि मशीनें बताएंगी ऋतु परिवर्तन के चक्र को। इसमें आपको जो एक ध्यान देने योग्य बात है वो है नहीं। इसमें आपको नहीं बताना था कि कवि को कविताएं पढ़ते रहने से कौन सी बात का नहीं पता था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर था मशीनें बताएंगी ऋतु परिवर्तन का चक्र। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस की अगली सीरीज़ के लिए, अपने अलग अलग सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, आंसर कीज़ के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आगे आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नगण्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है आपके नगण्य शब्द का? जो गिनती योग्य ना हो, यानी जिसकी गिनती ना की जा सके, वो होता है नगण्य। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। बिल्कुल सही उन्होंने उपयोग किया है। रघुवीर सहाय के काव्यों में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की उड़ान अधिक है। बिल्कुल नहीं, कल्पना पर आधारित उनका काव्य नहीं है, उन्होंने यथार्थ के बारे में ही बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, इन्होंने आपको तैयारी करने में या तैयारी को जांचने में मदद की है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इस तरह की क्वेश्चन सीरीज़ की ज़रूरत है
या आपको कुछ और मटेरियल, स्टडी मटेरियल किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उसी का स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाएंगे उसी सब्जेक्ट के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर आज ही और अभी अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का स्टडी मटेरियल, आपके काम की चीज़ें, CBSE के अपडेट्स, आपके क्वेश्चन पेपर्स, आंसर कीज़ आपको मिलते रहें। तो आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इंस्टेंट अपडेट आपके लिए अन्वित शिक्षा लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।